देखो हमारा ये कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, एक ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल ए बी सी में डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट किसके हैं, ए बी बी सी और ए सी के दे रखे हैं। और हमारे को क्या प्रूव करना है, हमारे को एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करना है। मतलब रेशियो निकालनी है किसकी, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी की। हमारे को क्या करना है, रेशियो निकालनी है। इतना समझ में आ गया आपको कि हाँ भाई इसमें क्या गिवन है। ट्रायंगल एबीसी में डी ई एफ किसके मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है एबी का, ई मिड पॉइंट है बीसी का, एफ मिड पॉइंट है एसी का। ठीक है, और हमारे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एबीसी मुझे निकालना है। अब शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अब ये जरा सा थोड़ा सा जान दो मैं क्या करने वाला हूँ। कभी भी दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो फाइंड आउट करने को आ जाए तो मेरे दिमाग में वो पहले सिमिलर ट्रायंगल वाला क्या आती है, थ्योरम आती है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी एरिया की रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। अब सिमिलर देखो मैंने कैसे करा, आपको मिड पॉइंट थ्योरम जैसा कि है पता होगी। क्या होती थी मिड पॉइंट थ्योरम, जनरल मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी, ए बी सी, मान लो डी मिड पॉइंट है ए बी का, सी ई मिड पॉइंट है ए सी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये लाइन आई डी ई वो पैरेलल होती थी बीसी के और हाफ ऑफ बीसी होती थी। ये बात आपको मिड पॉइंट थ्योरम में हमने सीखी थी कि अगर एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो साइड आई वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। सिमिलरली मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने बी ई एफ डी इसको पैरेललोग्राम दिखाना, बी ई एफ डी को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। बट उससे पहले कि भाई मैं पैरेललोग्राम, अब जो मैं ये पैरेललोग्राम दिखाऊंगा ये किस में हेल्प करेगा, ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मुझे दो पैरेललोग्राम प्रूफ करने पड़ेंगे। वो पैरेललोग्राम देख लो कौन से। एक तो मैं इस बेस बीई पे कौन सा पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहा हूँ, बी ई एफ डी, और एक ईसी बेस पे ई सी एफ डी। ये दो मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। कैसे कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ, बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कैसे करना है देखो, जैसे मान लो ए बी सी है तो डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ई एफ मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ जो होगा, डी एफ वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ बीसी होगा। ये इतना समझ में आता है आपको कि अगर मैं ये बीच वाली ट्रायंगल भूल जाऊं, सिर्फ डी और ई एफ पॉइंट याद रखूं, तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का। तो डी एफ पैरेलल टू बीसी और डी एफ इज हाफ ऑफ बीसी, ये मैंने आपको बताया था बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया मेरा, डी एफ इज पैरेलल टू बीसी एंड हाफ ऑफ बीसी। अब ई मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ बीसी को मैं बीई लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बीसी को मैं बीई लिख सकता हूँ क्योंकि ई मिड पॉइंट है। तो बीसी का हाफ बीई होगा क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है। तो हाफ ऑफ बीसी में क्या हो गया, बीई लिख दिया। और इधर देखो अगर डी एफ बीसी के पैरेलल है तो बीई के भी पैरेलल होगा। अगर डी एफ बीसी के पैरेलल है तो बीई के भी पैरेलल होगा। तो मैंने बीसी, तो इट इम्प्लाइज अगर डी एफ पैरेलल टू बीसी है तो डी एफ पैरेलल टू बीई भी है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखूंगा मैं बीई एफ डी, बीई एफ डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप देखते हो तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि बीई पैरेलल टू डीएफ एंड बीई इज इक्वल टू डीएफ, बीई इक्वल टू डीएफ, बीई पैरेलल टू डीएफ। अब आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। बीई एफ डी हमारा क्या बन गया,
पैरेललोग्राम। सिमिलरली जिस तरीके से हमने BEFD को पैरेललोग्राम दिखाया, सिमिलरली हमारा ECFD भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, वही DF इज पैरेलल टू BC है तो DF EC के भी पैरेलल होगा। DF इज हाफ ऑफ BC है तो हाफ ऑफ BC को मैं अब EC भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BC को EC लिख सकता हूँ ना मैं, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से सिमिलरली करके लिख देना, एक प्रूव कर देना, BEFD हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ECFD हमारे को पैरेललोग्राम क्या करना है, ECFD हमारा पैरेललोग्राम मैंने सिमिलरली दिखा दिया। अब हमारे दो पैरेललोग्राम हो गए, BEFD मैंने शो कर दिया और ECFD भी शो कर दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताओगी पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये मैंने एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर ECFD भी पैरेललोग्राम है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो, अब मैंने ये पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करे थे, अब देखो इससे क्या फायदा हुआ मुझे, ABC ट्राइंगल का एक एंगल एंगल 1 और DEF ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल हो गया, ABC ट्राइंगल का एंगल 3 और DEF का एंगल 4 बराबर हो गया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल सिमिलर होगी, जो मैं चाहता था कि जब भी हमारे को दो ट्राइंगल के एरिया की रेशियो निकालने को कही जाए तो हम सिमिलर करते। तो मैंने ये जो दो पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि बड़े वाली ट्राइंगल और छोटे वाली ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। पैरेललोग्राम की हेल्प से सिमिलर कैसे हुए हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम जब मैंने BEFD को पैरेललोग्राम करा तो 1 2 के बराबर आ गया, इसको ECFD को पैरेललोग्राम दिखाया 3 4 के बराबर हो गया। तो बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल छोटी ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर आ गए। तो इस वजह से मेरा क्या हुआ फाइनली कि बड़े वाली ट्राइंगल और छोटे वाली ट्राइंगल मैंने सिमिलर दिखला दी इन दोनों को दो पैरेललोग्राम प्रूव करके। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि ये हमारा यहाँ तक दो ट्राइंगल क्या हो गई सिमिलर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे डाउट ले सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनली अच्छा अब क्या आता है जब सिमिलर आ जाए तो नोटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा ABC, अब देखो B एंगल किसके बराबर था, F के, तो B के कोरोस्पोंडिंग देखो F लिखा, C के कोरोस्पोंडिंग क्या था D, तो C के कोरोस्पोंडिंग देखो C थर्ड पोजीशन पे लिखा था तो D भी थर्ड पोजीशन, बचा E, उसको मैंने लिख दिया आगे। ठीक है, तो ये मेरी ट्राइंगल होगी सिमिलर। तो एरिया की रेशो किसके बराबर आएगी, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो के होल स्क्वायर के बराबर। मैंने कोई एक साइड ले ली, BC और DF ले लिया, मतलब मैंने कौन सी ले ली है, CB और ये DF ले ली। ठीक है, अब CB देखो है कहां पर, CB ये रहा, DF ये रहा। अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम से पता ही है जो DF है वो हाफ ऑफ CB होता है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो DF को हाफ ऑफ BC या CB लिख दिया, ये कट गया। 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1, 2/1 का स्क्वायर 4/1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन 5th। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारा, ABC एक ट्राइंगल दे रखी थी, DEF इसके मिड पॉइंट दे रखे थे, जिससे हमने ज्वाइन करके ये ट्राइंगल हमारी बन गई, गिवन है हमारे पास फिगर। तो हमारे को क्या प्रूव करना है, DEF ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल के एरिया की रेशियो। जब भी दो ट्राइंगल के एरिया की रेशियो निकालने को आती है तो मेरे को सबसे पहले वो थ्योरम याद आती है, सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम। उसमें क्या था कि अगर दो ट्राइंगल के एरिया की रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर कब होगा, जब वो दो ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो सबसे पहले मेरा एम हो जाता है ABC और DEF को सिमिलर प्रूफ करने का। उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले एक BEFD को पैरेललोग्राम दिखाया और एक ECFD को पैरेललोग्राम दिखाया। ठीक है, BEFD को पैरेललोग्राम दिखाया और ECFD को पैरेललोग्राम दिखाया। उसको दिखाने से क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। दो ये BEFD को पैरेललोग्राम दिखाने से क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ECFD को पैरेललोग्राम दिखाने से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाली ट्राइंगल और छोटे वाली ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाएंगे, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी और उनके एरिया की रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब प्रूव कैसे किया था, BEFD पैरेललोग्राम, DF इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC
बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपको पता ही है कि अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये साइड आई है ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। इसी तरीके से डी एफ जो होगा वो पैरेलल भी होगी बीसी के और हाफ भी होगी बीसी की, हाफ भी होगा बीसी के। अब अगर डी एफ बीसी के पैरेलल है तो बीई के भी लिख सकते हो आप, और डी एफ हाफ ऑफ बीसी है ना, ई मिड पॉइंट है तो बीसी का हाफ मैं बीई लिख सकता हूँ। तो डी एफ पैरेलल टू बीई भी हो गया, डीई इक्वल टू बीई भी हो गया। तो डीई एफ डी के अंदर देख, अगर डीई एफ डी के अंदर देखोगे तो बीई इक्वल टू एफ डी भी हो गया और बीई पैरेलल टू एफ डी भी हो गया। तो आपको जैसा कि पता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सी एक साइड कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। तो बीई एफ डी को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ईसी एफ डी भी पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हमारा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में हमारे दो एंगल आ गए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो उनके एरिया की रेशियो, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर। डीएफ देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीएफ हाफ ऑफ बीसी था तो डीएफ की जगह पे हाफ ऑफ बीसी लिख दिया, कटिंग करके 4:1 आ गया। क्वेश्चन 7 देखो जरा, क्वेश्चन 7 6.4 का ही क्या कहता है इसमें, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, मेरे पास ना क्या इसके अंदर क्या कह रहा है कि मेरे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड में वो कह रहा है कि एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया, किसी भी एक साइड को बेस माना, तो मान लो मैंने साइड स्क्वायर की ले ली ए, तो एक तो मेरा मैंने बना दिया बीईसी इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड बाय वन साइड ऑफ स्क्वायर। और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कह रहा है कि एक डायगोनल लिया, उस डायगोनल की लेंथ जितना हमने एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, उसको मैंने ले लिया ए सी एफ। अब टू प्रूफ क्या कहता है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो आपने साइड के कोरस्पोंडिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है उसका एरिया आपको क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमारा एरिया ऑफ डीईसी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ एएफसी प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो जो आपने स्क्वायर की साइड लेट कर ली ए, फिलहाल के लिए आपको दे नहीं रखी थी, आपने स्क्वायर की साइड क्या लेट कर ली, ए लेट कर ली। अब आपको पता है ये सारी साइड ए होगी, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट डायगोनल एसी ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट वो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट कट के कितना आ जाएगा ए। तो ये हमारी डायगोनल की लेंथ आ गई √2a। तो इसका मतलब है ये डायगोनल की ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ये वाली, तो ये भी √2a होगी और ये भी √2a होगी, और इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये भी a, ये भी a और ये भी a, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, डीईसी का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ एएफसी प्रूव करना है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो एरिया ऑफ डीईसी, इसको नीचे ले जाओ, एरिया ऑफ एएफसी, इसको क्या प्रूव करना है, हाफ। मतलब दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशियो एरिया ऑफ डीईसी अपॉन एरिया ऑफ एएफसी को हमारे को क्या प्रूव करना है, हाफ। अब कैसे करेंगे हम, फिर से वही बात है, दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो निकालनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ई एंगल एफ के बराबर आ जाएगा 60-60, ठीक है। और मैंने एंगल डी इक्वल टू एंगल ए ले लिया, एंगल डी ये ले लिया और एंगल ए ये ले लिया, कोई से भी ले लो। तो दो ट्रायंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो एंगल क्या, तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने दो एंगल शो कर दिए और दोनों एंगल से मेरा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गई तो उनके एरिया की रेशियो, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर आती है, डी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ठीक है।
अब DE कितना था मेरा, DE A था, और AF कितना है, AF है मेरा √2A। ये पुट करके √2A का होल स्क्वायर खोला 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 1/2 और इस AFC को उधर भेज देना, ये DEC हाफ ऑफ एरिया ऑफ AFC आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या करा है हमने डायग्राम के अंदर। हमें एक स्केयर दे रखा था, इस स्केयर में एक तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करनी है बाय वन साइड ऑफ अ स्केयर। तो एक स्केयर की किसी एक साइड को बेस मान के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, जो मैंने बनाई DEC। और एक कह रहा है कि डायगोनल के कोरस्पोंडिंग आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, मैंने बनाई ACF। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी एरिया ऑफ DEC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF प्रूफ करना है। तो मैंने फिलहाल के लिए स्केयर की साइड क्या लेट करी थी A, ठीक है, और वहां से मैंने पाइथागोरस लगा के डायगोनल की लेंथ निकाल दी √2A। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो सारी √2A होगी, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्योंकि साइड ये स्केयर की साइड A थी तो ये सारी A होगी। अब ये दो ट्रायंगल्स क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके दो एंगल 60-60 के होंगे, वैसे 3 होंगे, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी सिमिलर हो सकती है और एंगल क्राइटेरिया से भी सिमिलर हो सकती है। तो आपने ये दो ट्रायंगल क्या होगी हमारी सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया मैंने लिख दिया दो एंगल से। ठीक, तो उनके एरिया की रेशियो किसके बराबर होगी, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर। DE की साइड थी A और AF की साइड थी √2A। √2A पुट करके उसका स्क्वायर खोरा 2A स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर से स्क्वायर करके 1/2 आ गया। AFC को हमने उधर भेज दिया, हमारा ये 2 प्रूफ आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में मैंने आपको थ्योरम करवाई थी पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पहले उसके बारे में एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन होनी चाहिए ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल, इट इज अ राइट ट्राइंगल कह सकते हो। तो हमारे पास राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ABC हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास टू प्रूफ क्या होता था इसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला तो पता ही आपको ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है। बाकी एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि हाइपोटेनियस का अगर हमारे पास एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि इस बार हमारे पास एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हमें ये प्रूव करना था कि ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। दोबारा से एक बारी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी एक सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाती है तो वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भी समझ में आ गई, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी समझ में आ गई। अब इसमें देखो 6.5 एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, देख लो। जैसे NCERT 6.5 में क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल, इन केस राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आपको इसमें देखो क्या दे रखा है पहले पार्ट के अंदर, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये आपको ट्राइंगल की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है।
एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ। अब ये इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि क्या ये तीनों साइड की लेंथ हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की है कि नहीं है। तो मैंने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से क्या क्या करूंगा, इन तीनों में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, 25। 25 का स्क्वायर करा कितना आया 625, और बची हुई दो साइड के स्क्वायर का सम करो, वो कितना आया 49 प्लस 576, ये भी कितना आ गया 625। तो हमारे को बेसिकली क्या इसमें मिल गया कि सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर बाकी की दो जो छोटी लेंथ है उनके स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्राइंगल। क्लियर है। इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हो पहले क्वेश्चन का। तो दोबारा से बताता हूँ, इसमें हमारी लगती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी लेंथ है ट्राइंगल की, आपको तीन लेंथ दे रखी है, इस लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर and 25 centimeter are the length of sides of right triangle, right triangle। ये आपके पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हो जाएंगे।